अंधी सास की चालाक बहू। लो कर लो बात। शिव मंदिर का शंख भी बज गया। इसका मतलब सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं आया। अरे बहू, ओ पूनम बहू, अरे इस अंधी बुढ़िया को इस जन्म में नाश्ता नसीब होगा कि नहीं? कल रात को भी फुलके जला दिए थे, कुछ मजा नहीं आया था खाने में। ये है सीतापुर में रहने वाली मंजरी, एक अंधी सास। मन की साफ है, बस थोड़ी सी जुबान से तेज है। मंदिर के शंखनाद से ही इन्हें पता चल जाता है कि वक्त क्या हो रहा है। और ये रही इनकी चालाक बहू पूनम। अच्छा हुआ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया सब कुछ, वरना ये बूढ़ी लाठी मेरी छाती पर मुंह दलने लग जाती। अरे बहू, तू घर में है भी या चल बसी? हाय राम, ऐसा न कहो सासू माँ, दिन में एक बार तो भी माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं। अरे नहीं नहीं, तुझे कुछ ना होगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसा कौन से पंच पकवान बनाए हैं आज तूने? आज है स्पेशल जलेबियाँ, फाफड़ा, आलू की पराठे, कम चीनी वाली गर्मा गर्म चाय, दही पकोड़े, ये सब। वो मुझे डॉक्टर ने कहा है ना कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे सोया करो, इसलिए आज मैंने सारा काम निपटा दिया है। अब मैं सो जाऊंगी। वाह, क्या स्वाद है। लेकिन बहू, ये तो ब्रिजवासी की जलेबियां है ना? तू तो कह रही है कि तूने बनाया है। दरअसल वो मैंने ब्रिजवासी काका से रेसिपी पूछ ली थी। अच्छा मम्मी जी, मैं आती हूँ अभी, जरा वो दूध गैस पर तेज आंच पर रख कर आई हूँ ना। पूनम फौरन ही वहां से उठकर रसोई में भाग जाती है। मंजरी को फिर भी पूनम पर थोड़ा शक आता है। पूनम ऐसे ही रोज अपने पति के पैसों को खर्च करके बाहर से खाना मंगवाती और अपनी सास से कहती कि उसने खुद बनाए हैं। और उसकी बेचारी अंधी सास बहू के इस झूठ से बेखबर सारी चीजें मान भी लेती। एक दोपहर में पूनम पूरा मेकअप करके तैयार होकर खड़ी होती है। चलो फटाफट पतली गली पकड़ के निकल लेती हूँ, इससे पहले कि बुढ़िया मुझसे टकराए। बेचारी मेरी अंधी सासू माँ, उसे लगेगा कि मैं सो रही हूँ, जबकि मैं तो अपनी जानू से मिलने जा रही हूँ। पूनम हर दोपहर को अपनी सास को बेवकूफ बनाकर बाहर अपनी बॉयफ्रेंड लखन से मिलने जाती थी, और आज भी कुछ यही प्लान था। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। लखन, तुम भी ना बिल्कुल एंटीक पीस हो। यार पूनम, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? एक तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, वरना यह दिल वाला अपनी दुल्हनिया को खुद ही ले जाता। टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक हम दोनों के लिए मेरा ससुराल है ना, मैं सब देख लूंगी। लेकिन तुम्हारे पति को शक वक हो गया तो? अरे मेरा पति तो मेरा दीवाना है, आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करता है। उसके पास से घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करने की नौबत तक नहीं आएगी। ओए होए, ओए होए, शुक्रिया मेरी जान, लव यू लव यू लव यू। आई लव यू टू। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक रात देवेश बहुत खुश अपने ऑफिस से घर लौटता है। माँ, पूनम, एक खुश खबर है। ऐसी खुश खबर कि जिसे सुनकर आप दोनों फूले नहीं समा पाओगे। अरे तो जल्दी बताना फिर। हाँ हाँ, इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ। मुझे कंपनी में सीईओ का पोस्ट मिल गया है। अरे वाह, जुग जुग जियो मेरे लाल। अब तो एक बड़ा माखन का कनस्तर चढ़ाऊंगी भोग में अपने कान्हा जी को। वाओ, मतलब अब 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा होगा और हमारी तिजोरी में साल की 12 महीने दिवाली होगी। वाह 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 वाह, कांग्रेचुलेशंस देवेश। थैंक यू। रास्ते में पेड़ों की छाव थी,
और चिड़िया की सहल पहल। जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंची, मीरा ने दूर से किसी की परछाई देखी। दीदी, वह देखो, वह कमल ही है ना। कमल उनके सामने खड़ा हो गया, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घमंड। वो वहीं दोनों बहनों का रास्ता रोककर उनसे बात करने लगा। बहुत घमंड आ गया है तुम दोनों में। पहले जब हम साथ में रहते थे तब तुम दोनों बहुत मासूम बनने का नाटक कर रहे थे और तो और जुबान भी नहीं खोलते थे, लेकिन अब जैसे गांव की मालकिन बन गई हो तुम लोग। कमल भैया, हमने किसी से कुछ छीना नहीं है, बस जो हमारा हक था वही लिया है। हम आज भी किसी से बैर नहीं रखते और ना ही पहले किसी से मेहरबानी ली थे। तुम लोगों को लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ ले लोगी। ये सब मेरे बाबा की जमीन है। पहले तो प्यार से हमारे साथ रहने को बोल रहे थे तुम लोगों से, लेकिन अब देखना, एक एक चीज छीन लूंगा तुमसे। तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। मीरा कमल की धमकी से थोड़ा डर गई और डरते हुए ज्योति से बोली, दीदी, इसने फिर धमकी दी है। आप कुछ बोलो ना, इसे कैसे ये हमसे सब कुछ छीन लेगा। बहुत हो गया मीरा, कोई जरूरत नहीं इसके साथ झगड़ा करने की। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे क्या छीन लेता है। और हाँ कमल, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम पंचायत में जाकर बोल देंगे कि तुम हमें अकेले देख धमकी दे रहे हो। हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन हाँ ज्योति, तुम बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रही हो। संभाल के रहना, कब नीचे गिरेगी पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही कमल दोनों को धमकी देकर वहां से चला जाता है। कमल की धमकी भरी बातें सुन के दोनों थोड़े मायूस हो जाती हैं। ज्योति, जो अपने बहन के सामने हिम्मत से खड़ी हुई थी, उसके मन में भी डर था। वो मन ही मन कमल की बातों को लेकर बहुत चिंतित थी। कुछ समय के बाद दोनों बहनें घर लौटे। घर लौटकर दोनों बहनें चिंता में डूबे हुए थे। रोज की धमकी और षड्यंत्र ने दोनों के जीवन में बहुत सारे चिंता और दुख ला दिया था। दीदी, ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे चाचा के पास तो सब कुछ है, वो लोग हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी वे लोग हमारा जमीन हड़पना चाहते हैं। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती मीरा। भले ही इंसान के पास सब कुछ हो, फिर भी इंसान और चाह के लालच में या तो दूसरे का नुकसान करते हैं या फिर अपनों का ही नुकसान करते हैं। हम तो इनके खिलाफ कोई बड़ी कदम भी नहीं रख सकते। उनके कर्मों का फल उन्हें भगवान जरूर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बाबा, आप रुक जाइए, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये दिन पर दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। तभी बहुत तेज आंधी तूफान चलता है। अरे देखो, जरा देखो, कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे महेश बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर तिरपाल तो लगा कर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। महेश के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर बारिश की वजह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। हे भगवान महेश, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंटें रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि तिरपाल उड़ गई। चल चल मेरे साथ चल। अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। देवेश इतना बोल ही रहा था कि घर के अंदर वाकई छत से पानी टपकने लगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो, चलो चलते हैं जल्दी से। दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर तिरपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर न जाए। ठीक है पिताजी, सही सही रखूंगा। महेश इतना कहकर अच्छे से ईंट से तिरपाल को दबाने लगता है, जिससे छत ढक जाती है और झोपड़ी में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते हुए बेचारे दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह भीग जाते हैं।
अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चलो, बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए। जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर आ जाते हैं तो मेघा उन्हें सूखा कपड़ा देती है और अपना शरीर पोंछने के लिए कहती है। आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। मेघा के दिए हुए कपड़े दोनों पहन लेते हैं। तभी बीमार शकुंतला बिस्तर पर पड़ी हुई मेघा से कहती है, अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। मेघा अपने सिर पर एक सफेद कट्टा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बना लेती है और उसी पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी था। मेघा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। वो खाने में नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। माँ उठो, ये लोग खाना खा लो। शकुंतला मेघा के हाथों से खाना खाती है। शकुंतला के पूरे शरीर को पैरालाइज हुआ था, जिसके कारण ना तो वो हिल सकती थी और ना ही वो उठ सकती थी। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस कदर लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। शकुंतला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेघा उसके आंसू पोंछकर अपनी मां को हौसला देती है, जिसके बाद वो अपने भाई और पिता के साथ बैठकर खाना खाती है। बारिश होती ही रहती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। आधी रात के समय जिस तरफ शकुंतला का बिस्तर होता है, वहां पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। मेघा, मेघा, लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। शकुंतला रात भर अपने ऊपर टपकते हुए पानी को ऐसे ही झेलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसके पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। अरे अरे ये क्या माँ, आपको तो बहुत ही बुखार हो गया है। रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। ये सुनकर मेघा को बहुत अफसोस होता है। वो सूखे कपड़ों पर अपनी माँ को सहारा लगाकर लिटा देती है और उनके कपड़े भी बदल देती है। लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे अरे ये क्या हो, यहाँ तो पानी भर रहा है। अरे लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अरे हम लोग क्या करें? अरे बेटा महेश, अरे भाई, अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बह जाएंगे। अरे पानी में कोई जुगाड़ करता हूँ बेटा। देवेश फौरन घर के बाहर जाता है। जहां वो आसपास देखता है, उसे एक रेडी दिखाई देती है। देवेश उसे लेकर आता है, जिस पर शकुंतला को लिटा देता है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है, हमें अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पानी में हम डूब जाएंगे। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में डूबकर बह जाती है। हमारी झोपड़ी। रमेश का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुश्किल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने से पहले ही सो चुके होते। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ न बीतकर काम करते हुए ही बीतता। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतजार करता रह जाता। पत्नी अक्सर उससे कहा करती कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए। बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल के खर्चों के लिए मेरा ज्यादा काम करना जरूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ।
रमेश की यह दिनचर्या वर्षों तक जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर खड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे पदोन्नति प्राप्त हुई और आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी न रही। लेकिन रमेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता हूँ। बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में रमेश बमुश्किल अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने और उससे बातें करने को तरस गए। इस बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह रमेश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और रमेश को पैसे की कोई कमी न रही। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी। लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह बमुश्किल घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय शहर से दूर बिजनेस टूर पर बीतता। साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोरावस्था में पहुंच गए थे। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थीं। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टियां बिताने के लिए समुद्र तट स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ। मैं कुछ काम निपटाकर 2 दिन में वहां पहुंचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद रमेश वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने कोई नहीं था। दुर्भाग्य से उसी सुबह आई सुनामी में वे सभी बह गए थे। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को फिर कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल नहीं खरीद सकता था। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। यह कहानी सिखाती है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता।